हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो ये ना बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% आपको एक केस स्टडी आएगी ही आएगी। एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट एक क्वेश्चन तो फॉर श्योर आएगा इससे एग्ज़ाम में आपके। ठीक है, तो आपने ध्यान से समझना है। और मैं ना इसकी रिगार्डिंग एक आपको केस स्टडी भी पढ़ाऊंगी। ये वाला जो लेक्चर है ना हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर वाला, ये हम 2 पोर्शंस में पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ पार्ट 1। जो पार्ट 2 है उसमें कुछ पॉइंट्स, इसके रिमेनिंग पॉइंट्स जो आज रह जाएंगे, और केस स्टडी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और थोड़ी टफ़ वाली केस स्टडी मैं डिस्कस कर रही हूँ। मैं जानबूझ के, मतलब मैं इंटेंशनली टफ़ केस स्टडी आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस टाइप ऑफ केस स्टडीज़ आती हैं। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो कैपिटल स्ट्रक्चर एज द टर्म सजेस्ट क्या है, कैपिटल की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो अब जो बिजनेस है, कहाँ से पैसे आते हैं उसके पास। दिस इज़ अ स्पेसिफिक मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी दैट अ कंपनी यूजेस टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। ठीक है, क्या कह रहे हैं, अब जो स्पेसिफिक मिक्स है, किसका मिक्स है ये, आपके डेट का और इक्विटी फंड्स का। ठीक है, डेट क्या होता है, जो भी कंपनी बोरो करती है। ठीक है, आपके लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। ठीक है, ये सब किस में आता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, ये सब किस में आता है, आपके डेट के अंडर आता है। अब वो प्लस आपके ऑनर्स फंड, जो भी इक्विटी शेयर से जितनी भी कैपिटल उन्होंने रेज की है, that's the mix of these two is capital structure। ठीक है, आपके डेट का और आपके ऑनर्स फंड का मिक्स इज कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। अब क्या कह रहे हैं, डिसाइडिंग दिस मिक्स इज अ क्रूशियल फाइनेंशियल डिसीजन। एक इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है, क्यों, बिकॉज इट अफेक्ट्स बोथ द रिस्क एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो रिस्क है कि हमें ये वापस भी करनी है चीज़ें, है ना, हमें इसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़रूरी है बिज़नेस की। तो दोनों चीज़ें चाहिए, ये दोनों चीज़ों का अफेक्ट करता है हमारी। इसलिए दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन, क्रूशियल फाइनेंशियल डिसीजन। समझ गए हो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हमने डिस्कस करने हैं वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर को। मतलब चॉइस क्या है, अब आपके पास दोनों चीज़ें, यही आपकी चॉइस है, एक डेट एक इक्विटी। ठीक है, अब इन दोनों में चॉइस जो है करनी है, ये कौन से फैक्टर्स इन दोनों को अफेक्ट करते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, देखो आपका कैश फ्लो पोजीशन। अब कैश फ्लो पोजीशन क्या है, बिफोर टेकिंग ऑन डेट अ कंपनी मस्ट इंश्योर इट हैज़ अ स्टेबल एंड सफिशेंट कैश फ्लो। अब क्या कह रहे हैं, देखो अगर कंपनी क्या करती है, कंपनी सोच रही है कि मैं डेट ले लेती हूँ, ठीक है, मैं लोन ले लेती हूँ बाहर से। ठीक है, तो अब वो कंपनी को क्या पहले इंश्योर करना पड़ता है, दैट इट हैज़ स्टेबल एंड सफिशेंट कैश फ्लो, कि उसके पास एक स्टेबल कैश फ्लो हो और एक सफिशेंट कैश फ्लो हो, इनफ कैश फ्लो हो। फॉर व्हाट पर्पस, बिकॉज दिस इज़ एन डेट, इट इज़ एन लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, हमें उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है वापस, और हमें उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस रीपे करनी है। और अगर हमारे पास सफिशेंट कैश फ्लो ही नहीं है, स्टेबल ही नहीं है हमारा कैश फ्लो, तो हम वो चीज़ें वापस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ये पहले इंश्योर करना ज़रूरी है। इफ़ कैश फ्लोज आर अनप्रडिक्टेबल, द कंपनी शुड रिलाई मोर ऑन इक्विटी टू अवॉइड द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। देखो हमने ना इनमें सब पॉइंट्स में 2 ही बात करनी है, डेट और इक्विटी की। ठीक है, अब पहले मैंने इसमें क्या बता दिया, अगर हमारा स्टेबल और सफिशेंट कैश फ्लो नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इक्विटी और ऑप्ट करना चाहिए। अगर हमारे पास स्टेबल और सफिशेंट कैश फ्लो है तो हमें क्या ऑप्ट कर सकते हैं, हम वी कैन गो फॉर डेट। ठीक है, बिकॉज we can pay, because then we can pay interest and principal amount। okay, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अभी हमने पढ़ा कैश फ्लो पोजीशन, अब हम पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अ फर्म एम्स टू मिनिमाइज इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो हर फर्म, एवरी बिजनेस ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट। ठीक है, वाई, बिकॉज दैट्स वाई देयर विल बी एन इंक्रीज इन देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, उनके प्रॉफिट्स हायर हो जाएंगे अगर उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसलिए हर बिज़नेस क्या ट्राई करता है कि वो अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अपनी कॉस्ट को कम कर सके, मिनिमाइज़ कर सके।
डेट इज़ जनरली चीपर। क्यों चीपर है? अब देखो डेट, बिकॉज इंटरेस्ट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। इंटरेस्ट जो आप पे करते हो अपने लोन्स पे वो क्या है? टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, ठीक है। एंड लेंडर्स यूजुअली रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न देन शेयर होल्डर्स। और क्या कह रहे हैं? जो आपको पैसे लेंड कर रहे हैं ना, जो आपको पैसे दे रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा लोअर रेट ऑफ रिटर्न ही चाहते होते हैं शेयर होल्डर्स से। देखो अब जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, उनकी फिर भी डिमांड होगी कि हमें 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिले, कम से कम रेट ऑफ रिटर्न तो मिले। बट जो लेंडर्स होते हैं ना, जो हमें डेट दे रहे होते हैं, वो यूजुअली आपको 8.9%, 8.5% पे अग्री हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक चीपर सोर्स ऑफ रेजिंग कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट दो रीजन हो गए इसके, टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है और वो लोअर रेट ऑफ रिटर्न पे दे देते हैं एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स। हाउ एवर एज डेट इंक्रीजेज द फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो इंक्रीजेज। क्या कह रहे हैं? अगर डेट इंक्रीज हो जाता है तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाता है। सो फिर अगेन विच में लीड इक्विटी शेयर होल्डर्स टू डिमांड हायर डिविडेंड्स, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है कि शेयर होल्डर्स भी क्या कहेंगे कि ठीक है जी, हमें भी हायर डिविडेंड्स दो, क्योंकि हमारे पास हायर रिस्क है। जितना रिस्क वो कहेंगे हम इतना रिस्क बियर कर रहे हैं, तो हमें आप क्या दो? हायर रेट ऑफ डिविडेंड्स दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिजनेस रिस्क। हमने कैश फ्लो पोजीशन पढ़ी, अब हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस रिस्क, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क क्या है। इफ़ अ कंपनी ऑलरेडी हैज़ हाई फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक हाई रेंट और एक्सपेंसिव मशीनरी। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है जो आपको डे टू डे आपके एक्सपेंसेस में फिक्स्ड है, ठीक है, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है। मतलब अब जैसे मैं बताती हूँ, डे टू डे एक्सपेंस क्या है? रेंट है। रेंट आपको डे टू डे का है ना, आपका रेंट आपके डेज के अकॉर्डिंग रेंट है आपका। आपकी मशीनरी की कोई वियर एंड टीयर है, कुछ भी है, उसकी कॉस्ट भी आपको जो डे वाइज पड़ रही है। अब कुछ चीज़ होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं। अब अगर वो फिक्स्ड जो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो हाई है, तो इट हैज़ हाई बिजनेस रिस्क, उसके पास ऑलरेडी बहुत बिजनेस रिस्क है। इन सच केसेस इट इज़ सेफर टू हैव अ लोअर फाइनेंशियल रिस्क बाय अवॉइडिंग हैवी डेट। अब वो क्या कह रहे हैं? ऑलरेडी इतना रिस्क है क्योंकि फिक्स्ड हमारी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वही बहुत हाई है, तो हमें अपना फाइनेंशियल रिस्क जो है, एक कंपनी को जो है सेफर साइड पे चलना चाहिए, कम डेट लेना चाहिए, हैवी डेट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेट लेने से भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर मैं वाइस वर्सा बात करूँ, कन्वर्सली बात करूँ, अ स्टेबल बिजनेस विद लो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैन अफोर्ड टू टेक ऑन मोर डेट, ठीक है। और यही अगर स्टेबल बिजनेस है, उसके पास लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं? ऑब्वियसली वो ज़्यादा डेट भी अफोर्ड कर लेगा उस जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल कंसिडरेशंस हमारी, ठीक है। देखो अगर तो बिजनेस में वही अगेन फिर डेट और इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है। आपको अगर याद है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, वो आपकी मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है उनका, थोड़ा वोटिंग राइट है। और डेट में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई वोटिंग राइट नहीं हमें देने होते हैं उनको, ठीक है। ना हमारे डिवेंचर होल्डर्स के पास होते हैं, ना हम जिससे भी हम लोन ले रहे हैं उसको भी कोई हमें वोटिंग राइट्स नहीं देने होते। तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर कंपनी क्या चाहती है कि सारा का सारा फुली कंट्रोल उसके पास रहे, तो वो क्या करेगी? वो डेट की तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर वो चाहती है कि ठीक है कि थोड़ा कंट्रोल हम डाइल्यूट कर सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगी? इक्विटी शेयर्स इशू कर देगी, सिंपल। इशूइंग मोर इक्विटी शेयर्स डाइल्यूट्स द कंट्रोल ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बिकॉज न्यू स्टॉक होल्डर्स गेन वोटिंग राइट्स। उनको भी वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे, तो इनका जो कंट्रोल है वो डाइल्यूट हो जाएगा। इफ़ द करंट मैनेजमेंट और ओनर्स वांट टू मेंटेन फुल कंट्रोल, तो क्या होगा? फुल कंट्रोल अगर उन्हें चाहिए, दे विल प्रेफर रेजिंग फंड्स थ्रू डिबेंचर्स और लोन्स विच डू नॉट कैरी वोटिंग राइट्स, ओके, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। देखो अब फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी में ये कह रहे हैं कि देखो हर कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि अगर इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि इन फ्यूचर अगर मुझे डेट की ज़रूरत पड़े, कोई कंटेंजेंसी आती है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो मैं वो डेट जो है मैं वो और ले सकूँ, ठीक है। और अगर मैंने पहले ही अपनी जो डेट कैपेसिटी है वो मैक्सिमम कर ली है, ठीक है, तो मैं वो फ्यूचर में लोन नहीं ले पाऊँगी, इसलिए हमें फ्लेक्सिबल रखना चाहिए। अ गुड कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू चेंज विद द कंपनीज नीड्स।
इफ़ अ फर्म यूजेज अप इट्स इंटायर बोरोइंग कैपेसिटी नाउ, ठीक है, अगर उसने अपनी सारी बोरोइंग कैपेसिटी अभी यूज़ कर ली, इट विल हैव नो कुशन फॉर फ्यूचर एमरजेंसीज, कोई भी फ्यूचर इमरजेंसी के लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगी. कंपनीज ऑफन लीव सम डेट कैपेसिटी अनयूज्ड फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी कुछ डेट कैपेसिटी जो है वो लीव करके रखती है, अनयूज्ड रखती है फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स. सिंपल. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टैक्स रेट. टैक्स रेट क्या बात कर रहा है, आप देखो. सिंस इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स. क्या कर रहे हैं हम, वापस बात देखो. जो डेट है, अब डेट पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, टैक्स डिडक्टेबल होता है. टैक्स डिडक्टेबल सोर्स है वो हमारा, ठीक है. ये हमने बात की है, ये आपने अपने अकाउंट्स में भी डिस्कस किया होगा अच्छे से, ठीक है. सो इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग टैक्स. अ हायर टैक्स रेट मेक्स डेट मोर अट्रैक्टिव, ठीक है. अगर आपका ज़्यादा टैक्स रेट है तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे कि ठीक है जी, हम तो डेट लेना पसंद करेंगे. क्यों? क्योंकि ये आपको इस पर फिर टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, जो इसका इंटरेस्ट है उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है. मेक्स डेट मोर अट्रैक्टिव, जिसको बोलते हैं हम टैक्स शील्ड इफेक्ट भी बोलते हैं. इफ़ टैक्स रेट्स आर लो द एडवांटेज ऑफ डेट डिक्रीजेस. अगर यही लेट्स से मेरी जो डेट की टैक्स रेट था वो भी 8% है, और जो मेरे को इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना है वो भी मेरा 8% ही है, ठीक है. तो अब क्या होगा, जो मेरे को उनको रिटर्न देना है, तो अब मैं क्या बोलूँगी, अब मेरे पास दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है. मैं क्या बोलूँगी, और अगर ये लेट से कम हो जाता है तो मैं क्या प्रेफर करूँगी उस जगह पे, मैं प्रेफर करूँगी कि ठीक है मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर देती हूँ, ठीक है. फिर अगेन थोड़े और फैक्टर्स भी ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको कंट्रोल देना है या नहीं देना है, ठीक है. नेक्स्ट हमारी कंडीशन है स्टॉक मार्केट कंडीशंस. देखो, स्टॉक मार्केट में दो फेसेस की बात कर रहे हैं हम, बुल फेस एंड बेयर फेस, ठीक है. अब बुल फेस क्या होता है, जब स्टॉक मार्केट में सबके प्राइजेस इंक्रीज हो रहे होते हैं, सबको प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं. बेयर फेस क्या होता है, जब मार्केट डाउन टर्न, जब मार्केट डाउन जा रही होती है. जब अच्छा आपके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आप क्या करोगे, स्टॉक मार्केट राइज हो रही है, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स और ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे और पॉजिटिव फील करेंगे. पॉजिटिव फील कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स को प्रीमियम पे भी बाय करने का सोचेंगे. क्यों? क्योंकि उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इन फ्यूचर उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उनकी वैल्यू बढ़ रही है उनके शेयर्स की. और यही अगर बेयर फेस है तो आप क्या करोगे, ड्यूरिंग अ मार्केट डाउन टर्न इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड बायर्स फॉर इक्विटी. अब हमें क्या होगा, मार्केट डाउन जा रही है, अब लोग इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक है, लोगों को नेगेटिव फील हो रहा है, उनको नहीं सिक्योर नहीं फील हो रहा है. सो इन सच टाइम्स कंपनी ऑफन हैव टू रिलाई ऑन डेट. तो ऐसे केसेस में कंपनी को क्या करना पड़ता है, डेट पे रिलाई होना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने पड़ते हैं, ठीक है. और अगर पॉजिटिव था तो वो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ईजी. नेक्स्ट हमारा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. अब देखो, हम जो बच्चे ये एक लास्ट जो हमारा पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और जो हमारी केस स्टडी है हम वो नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. और दिस इज़ अगेन वेरी 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 इम्पोर्टेंट. इसमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा हर सेट में, हर आपके इस पेपर में,